नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का जो कोर्ट का नतीजा आया है उस पर बात करूंगा। और ये करने से पहले मैं आपको एक याद दिलाऊंगा। शायद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल शुरू होने से पहले बहुत सारे श्रोता हो गए कि जिन्होंने 3 साल आसपास, 3 साल पहले जो जयपुर डायलॉग्स के वार्षिक महोत्सव में एक मेरा कथा कथन हुआ था वो सुना होगा। उसमें मैंने एक व्यंग पेश किया था। हम जब बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, 50-60 की दशक में, उस वक्त जागृति नाम की फिल्म आई थी। और उस वक्त के सारी फिल्में हो, ड्रामा हो, साहित्य हो, लेखन हो, अखबार हो, सबके सब राष्ट्रभक्ति से भरे हुए थे, राष्ट्रवादी हुआ करते थे। और इसलिए जागृति हो, नया दौर हो, अलग अलग फिल्में या कथा या ड्रामा आते थे, वो राष्ट्रभक्ति से भरपूर होते थे। उस वक्त सेक्युलरिज्म वगैरह नाटक नहीं था। तो उसमें जागृति नाम की फिल्म थी और उसमें बच्चों को मोटिवेट करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, राष्ट्रभक्ति के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक गीत था, गाना था। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये जब हम बच्चे थे उस समय की बात थी। लेकिन जब आजादी के 50 साल पूरे हो गए 1997 में, उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई थी और उस पर मैंने एक व्यंग रचा था। वही जयपुर डायलॉग में 25 साल बाद मैंने लोगों को सुनाया था। वो था, आओ झांकी तुम्हें दिखाए आज के हिंदुस्तान की, आओ झांकी तुम्हें दिखाए आज के हिंदुस्तान की, इन लोगों से बच के रहो यहां भर्ती बेईमान की। ये मैंने 2022 के अक्टूबर में जयपुर डायलॉग्स के एनुअल में लोगों के सामने बोला था और लोग हैरान हो गए थे, तालियां वगैरह मिली थी। लेकिन आज मुझे उसकी याद इसलिए आ रही है कि ये जो एक व्यंग मैंने 25 साल पहले, 25-26 साल पहले लिखा था, उस पर मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की केस चलाने वाले कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि इस देश के जो महान महान लोग हैं, महान महान देशभक्त हम मानते हैं, उन्होंने इस देश की कितनी बेईमानी की है, इस पर ही मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का जो नतीजा आया है, निकाल आया है, वर्डिक्ट आया है, उसने मुहर लगा दी है। इस देश की सरकार, इस देश की पुलिस, इस देश का कानून देशभक्तों पर अन्याय करता है जितने ब्रिटिशों ने हम पर अन्याय नहीं किए। एक झूठी केस बनाई गई। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ उस वक्त मैं भारत में नहीं था, मैं खुद भाऊ तोरसेकर अमेरिका में था। और वहां बैठकर मैंने देखा था, सुना था। और ये उसकी पॉसिबिलिटी मैंने व्यक्त की थी। मैं जब जिस अखबार में एडिटोरियल लिखता था, उस एडिटोरियल में मैंने ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी जाहिर की थी एक एडिटोरियल में। और वैसा ही हुआ। वो बात अलग है कि मेरा अंदाजा सही निकला, वो बात छोड़ दो। लेकिन बात ये थी कि 2006 ये हादसा हुआ और उसके बाद केपी रघुवंशी नाम के महाराष्ट्र पुलिस के एटीएस अधिकारी थे, प्रमुख थे। उन्होंने उसकी जांच हाथ में ले ली और तब्बल 1.5 महीना, एक 1.25 साल वो उसका इन्वेस्टिगेशन करते रहे। और उन्होंने उस ब्लास्ट के जो असली आरोपी थे उनको पकड़ा था। बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया था, सबूत हस्तगत किए थे, इकट्ठे किए थे। लेकिन अचानक 1.5 साल बाद
महाराष्ट्र के एक बड़े नेता शरद पवार, उनकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, उसका एक शिविर होता है मुंबई नजीक अलीबाग में, और अलीबाग के अपनी पार्टी के शिविर में शरद पवार एक अलग ही एजेंडा पेश करते हैं। क्यों क्यों हर बार आतंकी हमला होता है तो सिर्फ मुस्लिम पकड़े जाते हैं? क्यों सिर्फ मुस्लिमों पर आरोप होते हैं और मुस्लिमों को ही आरोपी बनाकर क्यों पकड़ा जाता है? दूसरे धर्म के लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? यानी मामला करने वाला कोई भी गुनहगार हो, लेकिन उसमें भी सब धर्मों को समाविष्ट करना चाहिए, भले दूसरे धर्म के लोगों ने कुछ किया हो या ना हो। अब बात ये होती कि शरद पवार ने ये जो एजेंडा अपनी पार्टी के सम्मेलन में पेश किया था, शिविर में पेश किया था, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार जो शरद पवार के आशीर्वाद से बनी थी और चल रही थी, वो एटीएस टीम के जो प्रमुख थे केपी रघुवंशी आईपीएस, उनको बदलती है और उनकी जगह आईपीएस हेमंत करकरे को एटीएस का चीफ बनाकर लाती है। हेमंत करकरे आने के बाद पहली बात ये करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो लपेट कर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और नई तरीके से पूरा मालेगांव ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते। इसका मतलब साफ था कि जो सही सही इन्वेस्टिगेशन हो रहा था घटना घटने के बाद, उसको मोड़कर शरद पवार को जिस तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन चाहिए था उसी ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने वाला एक अधिकारी लाया गया और उसने एक नई थियरी लाई कि ये भगवा आतंकवाद है। और इसका भी एक कारण था, उस दरमियान राहुल गांधी किसी अमेरिकन डिप्लोमेट से मिले थे और उन्होंने उस डिप्लोमेट को बताया था कि लश्कर ए तोयबा या जैश मोहम्मद जैसे जिहादियों से जितना भारत को डर नहीं है, उतना धोखा हिंदू आतंकवाद से है। अब राहुल गांधी बोले हैं तो उसका आधार कुछ भी नहीं हुआ, तो भी उसको आधार बनाना जरूरी था। तो इसलिए भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार जुट गई कि चलो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट अगर मस्जिद में हुआ है तो मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला मुस्लिम हो ही नहीं सकता। मुझे याद है शरद पवार ने उस वक्त कहा था कि एक मस्जिद में अगर जुम्मे की नमाज होती है तो वहां जाकर मुस्लिमों को ही मारने का पाप कोई मुस्लिम कर ही नहीं सकता। शरद पवार कितने बेअकल हो सकते हैं, उस पर मैंने उस पर आर्टिकल उस वक्त लिखा था। जो शरद पवार बात कर रहे हैं, क्या उनको शिया और सुन्नी ऐसे दो पंथ मुस्लिमों में है ये तक मालूम नहीं है? क्योंकि जुम्मे के दिन शियाओं के मस्जिद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगातार बम ब्लास्ट उस समय हो रहे थे। पाकिस्तान में तो कोई हिंदू जाकर, इतने हिंदू है भी नहीं, कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जी रहे पाकिस्तान के हिंदू किसी मस्जिद में जाकर बम ब्लास्ट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान के शिया मस्जिद में जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कौन कर रहा है ये शरद पवार को पता नहीं है। तो बात ये थी, दूसरी बात ये थी कि ये मुझे लगता है शब्बे बारात का दिन था। और शब्बे बारात जैसे हमारे यहाँ पितृपक्ष बोलते हैं, बिल्कुल उसी ढंग का जो मामला था और उस दिन हुआ था। लेकिन शरद पवार उसको हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद करके पेश करना चाहते थे। और उस वक्त के होम मिनिस्टर या केंद्रीय गृह खात मंत्री भी उसी में लगे थे। राहुल गांधी के शब्द सच करने थे और इसलिए अगर हिंदू आतंकवाद बनाना है तो इसके लिए मस्जिद में हुआ बॉम्ब ब्लास्ट है उसको ही हिंदू आतंकवाद की कृति दिखाने की कोशिश शुरू हो गई। और इसलिए सबसे पहला यह काम किया गया कि जो आईपीएस केपी रघुवंशी थे उनको हटाया गया, उनको हटाया गया।
और हेमंत करकरे आने के बाद ये मालेगांव का मामला है, वो हिंदू टेररिज्म का मामला दिखाने के लिए सबूत ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई। अब एक बात होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला ऐसा होता है कि हम लोग पहले तय करते हैं पुलिस कि भाई ये ऐसा हुआ है तो ये हुआ होगा, और उसी ढंग के सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। तो जब इनको यही हिंदू आतंकवाद दिखाना था, तो जो पहले से ही केपी रघुवंशी की इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबूत निकाले थे, वो ठंडे बस्ते में डालकर हटा दिए गए। और एक के बाद एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कोई कंसल नाम का था, कोई भंडारी नाम का था, असीमानंद, इंद्रेश कुमार, कर्नल पुरोहित, इनको पकड़ा गया। कई उनकी अभिनव भारत नाम की मीटिंग हुई थी और मुसलमानों के खिलाफ घात पात करने का प्लान वगैरह बना था, षड्यंत्र बना था, ये थियरी बनाई गई और इसके लिए इनको पकड़ा गया। अब जो आया है उसमें साफ साफ है कि इसमें एक भी आरोप और भी एक भी सबूत सही ढंग से नहीं है। तो मामला ये होता है कि अगर करकरे के टीम का इन्वेस्टिगेशन पर जो कुछ हुआ है, तो केपी रघुवंशी जो सबूत इकट्ठा किए थे वो कहां गए, उस पर काम क्यों नहीं हुआ। तो मामला साफ था, मरने वाले मरा करे, हमको परवाह नहीं है, हमारा एजेंडा हिंदुओं को टेररिस्ट बना के पेश करना है, दिखाना है। और वही आगे चलकर हुआ। जब मुंबई में हमला हो गया तो हमला करने वाले पाकिस्तानी मुस्लिम थे, लेकिन उनके हाथ पर एक भगवा धागा बांधकर उनको पेश किया गया था, आपको याद होगा। यहां भर्ती बेईमान की, जो मैंने 25 साल पहले लिखा था, ये इन लोगों ने सच करके दिखाया। और ये मामला इतना छोटा नहीं है, एक में एक, एक में दो, दो में चार, चार में आठ, इस ढंग से इसमें बहुत सारी कथाएं, उपकथानक उससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। अब देखो, हेमंत करकरे मारे गए और उन पर एक किताब लिखी गई, लिखने वाले मुशर्रिफ नाम के हैं, एस एन मुशर्रिफ, जो आईपीएस थे, महाराष्ट्र के आईपीएस थे। उन्होंने एक किताब लिखी, हु किल्ड करकरे, जिसका विमोचन दिग्विजय सिंह के हाथों हुआ था। और इन्होंने उस किताब में लिखा है कि अजमल कसाब या उसके साथी ने जो गोली दागी, उससे हेमंत करकरे नहीं मरे। हेमंत करकरे को मारने वाली गोली भारतीय आईबी अफसर के बंदूक से चली है। अब इसका सबूत क्या है, हसन मुस्लिम, अब एस एन मुस्लिम उसका कोई सबूत नहीं देते। बड़ी किताब लिखी है, 11 भारतीय भाषाओं में उसका भाषांतर करके उसको वितरित किया गया, लेकिन उसमें एक भी सबूत नहीं है। उसके प्रियम्बल में एस एन मुस्लिम साफ साफ लिखते हैं कि मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, मैंने अखबारों में जो खबरें आई उसके आधार पर यह किताब लिखी है। सबूत क्या है, एक पुलिस अफसर, आईपीएस दर्जे का एक पुलिस अफसर एक किताब लिखता है और साफ साफ बता देता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, मैंने जो अखबारों में खबरें आई है उनका एनालिसिस करके निचोड़ निकाला है कि करकरे जिस गोली से मरे वो गोली आईबी अफसर के बंदूक से चली है। अब इसके लिए कुछ फॉरेंसिक भी जरूरत थी, कुछ नहीं। और ये किताब चलाई गई, 11 भाषाओं में भाषांतरित की गई, उसको कांग्रेस ने स्पॉन्सर किया, पूरे सेक्युलर लिबरल लोगों ने उस पर क्या बोलते हैं, डिबेट चलाए। और आज क्या साबित हुआ है। तो ये कथा बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। जब इसके एक एक धागे, मैं अगले बहुत सारे एपिसोड में इसका पोस्टमार्टम करूंगा, इसका शव विच्छेदन करूंगा मैं, क्योंकि इसमें न्याय मिला नहीं, न्याय मरा है। क्योंकि मुझे आज भी याद है, जब साध्वी प्रज्ञा पुरोहित वगैरह को अरेस्ट किया गया, तब रघुवंशी ने अरेस्ट किए हुए जो पहले आरोपी थे 12-14,
मालेगांव के मुस्लिम आरोपी थे, वो भी जेल में थे, उसी आरोप में थे, ब्लास्ट के आरोप में, जिनको केपी रघुवंशी की टीम ने अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था, वो भी जेल में थे। और अलग थियरी पर पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर वगैरह अरेस्ट किए थे। आखिर में जो मालेगांव के मुस्लिम लड़के थे, उनके वकील ने कोर्ट में जाकर रिक्वेस्ट की, अगर आपने नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन किया है और नए आरोपी पकड़े, तो दो दो अलग तरीके के आरोप में एक ही केस में दो दो टाइप के लोग क्यों अरेस्ट किए? अगर हम पर कोई आरोप नहीं है तो हमको छोड़ दो। और उनको रिहा किया गया। जो 10-12 आरोपी, 15 आरोपी जो केपी रघुवंशी ने अरेस्ट किए थे, उनको ये अरेस्ट होने के बाद छोड़ा गया। लेकिन जो सबूत केपी रघुवंशी ने इकट्ठा किए थे, उसका आगे क्या हुआ उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो भगवा आतंकवाद प्रूव करने वाले नहीं थे। केस को सॉल्व करना ही नहीं था, जस्टिस या इंसाफ की बात ही नहीं थी। मालेगांव ब्लास्ट का कारण लेकर, मुद्दा लेकर हिंदुइज्म और हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए पूरा एक एजेंडा बनाया गया था। और उस एजेंडे के तहत ये मामला 2008 से लेकर चलता रहा। आपको याद होगा, अक्टूबर 2008 को अक्टूबर 2008 को प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया। उसके 5 हफ्ते बाद अजमल कसाब और लश्कर ए तैयबा की 10 आतंकवादियों की टीम मुंबई में समुद्र मार्ग आ पहुंची और 200 लोगों को कीड़े मुंगी जैसे, कीड़े मकोड़े जैसे मार डाला। और उसको भी हिंदू दहशतवाद दिखाने की उसमें प्लानिंग थी। जो आए वो पाकिस्तान से आए, मुस्लिम थे, लेकिन उनके हाथ में एक भगवा धागा बांधा गया था। और डेविड हेडली ने साफ किया कि इनको धागे प्रोवाइड करने की सब रेकी विकी डेविड हेडली ने की थी। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र था। और षड्यंत्र बनाने वाला कोई पाकिस्तान में नहीं बैठा था। पाकिस्तान वालों ने सिर्फ हमला करने वाली टीम भेजी थी, लेकिन सब का सब षड्यंत्र मुंबई में और दिल्ली में बैठी हमारी सरकारें कर रही थी। और इसलिए मैंने कहा हम बेशरम लोग हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो और इस मालिका को, सीरियल को जो प्रमुख हेडिंग दिया है, ना शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो बेईमानी। यस, हमको हमेशा कांग्रेस ने क्या बोले, त्याग किया है, गांधी फैमिली ने त्याग किया है, कांग्रेस वालों ने शहीद हुए वगैरह वगैरह बता जाता है। तकलीफें सावरकर ने भुगती है, बहुत सारे लोगों ने भुगती है। नेहरू ने क्या तकलीफ भुगती है? हमले में राहुल गांधी हो, राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, हमले में मारे गए, लड़ते लड़ते मारे नहीं गए। शहीद वो होते हैं जो लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। जो हमारे तुकाराम ओमले थे, जिन्होंने अजमल कसाब को पकड़ा, वो शहीद थे। तो नेहरू खानदान ने या कांग्रेस वालों ने कितना त्याग किया है, क्या त्याग किया है? वो शहीद 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 बोला जाता है। इंदिरा गांधी शहीद हुई, ना शहीद हुए उनकी जरा याद करो बेईमानी। क्योंकि गांधी खानदान की शहीदी बोली जाती है, लेकिन राहुल गांधी या सोनिया गांधी और उनकी सरकारों ने जो बेईमानी की है उस पर कौन बोलेगा? और ये जो मालेगांव मामले में अब वर्डिक्ट आया है, निकाल आया है, नतीजा आया है, वो साफ साफ करता है कि इन लोगों ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भारत के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ बेईमानी की है। उस पर इस वर्डिक्ट ने मुहर लगा दी। दोस्तों अभी आए रुकता हूं, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।